अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एहसन चौथाई। दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क कौन सा है? कौन सा मुल्क सबसे बड़ी सुपर पावर रखता है? अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप जरा सोचें कि किस मुल्क की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और किस मुल्क का जीडीपी 20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। किस मुल्क की कंपनीज दुनिया की टॉप कंपनीज में शुमार होती हैं। किस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री का बाकी दुनिया की इंडस्ट्रीज पर राज है। प्लस किस मुल्क ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स और नोबेल प्राइजेस जीते हैं। और सबसे मेन चीज कि दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स किस मुल्क के पास हैं। तो इन सब सवालों के जवाब में आपके पास एक ही वर्ड आता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मगर सवाल यह है कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना कैसे? आखिर यूएसए ने ऐसा क्या किया कि वो इस दुनिया का सबसे सुपर पावर या आप कह सकते हैं कि एक पावरफुल मुल्क बन गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालात के जवाब दूंगा और हमें भी इन सब चीजों से सीखना पड़ेगा और हमें ये सीखना चाहिए कि अमेरिका ने किस तरह ये सुपरविजन हासिल की और उसी तरह हम भी इस सुपरविजन को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चार्ट में पिछले 2000 सालों की इकोनॉमिक हिस्ट्री और दुनिया की जीडीपी में डिफरेंट कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन मेंशन है। अब आप देखेंगे कि 1800 से पहले इंडिया और चाइना, जिससे पहले सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, सब कॉन्टिनेंट और चाइना, ये दो ह्यूज सुपर पावर्स थी। दुनिया की ज्यादातर ट्रेड और एक्टिविटी इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट और चाइना के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती थी और 1800 सालों तक ऐसा ही होता आया है। मगर 1900 के बाद इन पिछले 100 सालों में अमेरिका ने डोमिनेंस गेन करना शुरू कर दी और दुनिया की जीडीपी में इतना बड़ा शेयर हासिल कर लिया। अब इसको समझने के लिए हमें तारीख पर नजर डालनी होगी। सन 1492 में एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के करीब एक कैरिबियन आइलैंड को डिस्कवर किया। उसके बाद ही यूरोपियन यूनियंस या आप कह सकते हैं कि यूरोपियन नेशंस को अमेरिका के बारे में पता चला और फिर अमेरिका की यूरोपियंस की वजह से कोलोनाइजेशन शुरू हो गई। अब इसी दौरान अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे जिनको नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता था और इनमें बहुत से अलग अलग ट्राइब्स थे। स्पेन ने मोस्टली साउथ अमेरिका को कोलोनाइज किया, जिसे आजकल लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। उसकी ये रीजन है कि ज्यादातर साउथ अमेरिकन ममालिक में स्पेनिश बोली जाती है। बर्तानिया ने 1600 के अराउंड अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी बसाई और फ्रांस ने भी कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। अब शुरू में ये तीन मेन पावर्स थी जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन थी और इन्होंने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज किया। अब इसके बाद आने वाले सालों में अमेरिका में रहने वाले नेटिव अमेरिकन्स की आबादी 80 to 90% खत्म हो गई थी। उसके कुछ डेकेड्स के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हासिल कर ली और अमेरिका एक अलग मुल्क बन गया। अब ओवरऑल तो खुद में ही एक लंबी कहानी है, मगर हम 1850 से ऑनवर्ड बात करेंगे क्योंकि अगर हम इस चार्ट में देखें तो जो अमेरिका का ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है वो 1850 के बाद ही ऊपर उठता शुरू हुआ है। अब ये वो टाइम था कि जब ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और स्पेनिश के कॉलोनाइजर्स दुनिया की कई ममालिक पर ऑलरेडी कब्जा कर चुके थे। सब कॉन्टिनेंट भी ब्रिटिश राज की ही एक कॉलोनी था ऑब्वियसली। अब इन हालात में यूएसए पहले ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, तो कोई भी नया मुल्क अगर यूएसए या स्पेनिश, फ्रांस और ब्रिटिश कॉलोनीज में से किसी एक के साथ इत्तेहाद करना चाहता तो वो यकीनन यूएसए को ही प्रेफर करता, क्योंकि इस सूरत में इन्हें सेम डेमोक्रेसी और फ्रीडम मिल रही थी ना, जो कि यूएसए में कई स्टेट्स को ऑलरेडी मिलने लग भी गई थी। अब यही वजह थी कि फ्लोरिडा, इलिनॉइस और ओहायो जैसी स्टेट्स ने यूएसए को ज्वाइन करना प्रेफर किया। अब 1836 में टेक्सास एक वो स्टेट थी जिसने मेक्सिको से आजादी ले ली, लेकिन मेक्सिको स्टिल इन्हें बहुत तंग कर रहा था, सो इन्होंने भी यूएसए को ज्वाइन करने का फैसला किया और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके एक के बाद एक स्टेट उनके साथ मिलती गई, यूएसए के साथ जुड़ती गई और यूएसए का मैप बढ़ता चला गया। अब हर स्टेट का यूएसए के साथ जुड़ने का एक अपना मकसद था, मगर अमेरिका भी कंप्लीटली हार्मलेस कंट्री नहीं था। ऑल्दो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, मगर उसकी नीयत थी कि वो जितना मुमकिन हो सके अपनी टेरिटरी को बढ़ाता ही चला जाए। और अब इसी वजह से 1867 में अलास्का की जो टेरिटरी थी वो यूएसए ने रशिया से खरीद ली और इसके बदले रशिया को 7
$22 मिलियन अदा कर दिए। और इसी तरह से हवाई की एक स्टेट है जो कि पैसिफिक ओशन के दरमियान में है। अब आप सोचेंगे कि आज के दिन एक टेरिटरी जो कि यूएसए से बहुत दूर है वो किस तरह यूएसए का पार्ट हो सकती है। अब 1898 में अमेरिका ने इस किंगडम को ओवरथ्रो कर लिया और इस पर अपना कब्जा जमा लिया। अब कहने को तो यूएसए तो एक कॉलोनाइजर नहीं था, मगर इसका बिहेवियर भी स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन की तरह ही था, क्योंकि प्यूर्टो रिको, गुआम, फिलीपींस की जो टेरिटरीज थी इन्हें भी अमेरिका ने 1898 में एनेक्स किया, मतलब यानी खुद से मुंसलिक कर दिया। और ये काम यूएस के प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली ने सर अंजाम दिया। अब यूएसए ने स्पेन को $20 मिलियन फिलीपींस को अपने साथ मिलाने के लिए पे किए, मगर आज फिलीपीन एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, ये तो हम सबको पता है, क्योंकि उसने 1946 में यूएसए से आजादी हासिल कर ली थी। यानी यूएसए की सारी मनी जो थी, जो उसने स्पेन को अदा की थी, वो सारी वेस्ट होगी, सारा पैसा गया। अब सन 1900 तक यूएसए बहुत बड़ा मुल्क बन चुका था और बहुत सारी टेरिटरीज यूएसए का हिस्सा थी। अब ऑब्वियसली जितना बड़ा मुल्क होगा तो उसकी इकोनॉमी उतनी ही बड़ी होगी और जीडीपी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब यही रीजन है कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यूएसए ने ग्लोबल जीडीपी में काफी बड़ा शेयर हासिल कर लिया है। जो कहानी का मेन पार्ट था, मैं उसकी तरफ आता हूँ, वो 1950 से 1900 के दरमियान का टाइम था। अब इस हफ्ते में ही वर्ल्ड वार 1 और 2 भी लड़ी गई जाहिर है, और इन जंगों में स्पेन, जर्मनी, इटली, उसके अलावा फ्रांस और यूके यानी सब जो बड़ी से बड़ी ताकतें थी वो इन्वॉल्व थी और आपस में जंग कर रही थी, और यूएसए एज ए ऑडियंस इसको देख रहा था। आलो यूएसए भी इसमें शामिल था क्योंकि यूएसए ने इन ममालिक को हथियार सप्लाई किए थे। अब यूएसए की सरजमीन तो इन वॉर्स के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, मगर उसके कई फौजी इन जंगों में ऑलरेडी मारे गए थे। स्टिल अमेरिका पर इस सब में इनको जो है तो किसी किस्म का कोई इकोनॉमिकल इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ा, बल्कि यूएसए वो वाहिद मुल्क था जिसने इन वॉर्स से प्रॉफिट ही कमाया। यानी अमेरिका ने इतने वेपन्स जंग में इन्वॉल्व मुल्कों पर बेचे कि ओवरऑल अमेरिका प्रॉफिट में ही था। और दूसरी तरफ अगर हम यूके, जर्मनी, फ्रांस की बात करें तो इन जैसे कंट्रीज में तो बिल्कुल तबाही मच गई थी। अब ऐसा नहीं था कि यूएसए ने इन सब की आपस की जंग से एडवांटेज लेने की कोशिश की, मगर बाय चांस ये हुआ कि अमेरिका इस सारे मामले में प्रॉफिट में रहा। लेकिन जब यूरोप में जंग लगी तो यूरोपियन लोगों को लगा कि उनकी करेंसी तो गिरती ही चली जा रही है, लिहाजा उन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए यूएस डॉलर्स खरीदना शुरू कर दिए, क्योंकि वो इस वक्त एक स्टेबल करेंसी थी और इसी वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब 1944 में जब वर्ल्ड वार 2 अपने आखिरी मराहिल में थी, तब 44 एलाइड कंट्रीज ने मिलकर अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई करेंसी को जो है तो एस्टैब्लिश किया जाए। ये उन्होंने सिंपल ये किया कि अपनी करेंसी को बेसिकली यूएस डॉलर के साथ लिंक करने का सोचा, बजाय एक नई करेंसी को जो है तो एस्टैब्लिश करने के, और यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ इस तरह लिंक रखने का सोचा। और फिर ऑब्वियसली एलाइड कंट्रीज यही वर्ल्ड वार 2 जीत गए और इसी तरह से यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी भी बन गया और इसके साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया और इसमें अमेरिका ने इनका एक जो है तो काफी अहम रोल प्ले किया उन्होंने। अब इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानी जाती थी। अब इससे 1927 में 23 ममालिक ने मिलकर तश्कील दिया। अब इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपने दरमियान जो हमारी जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटा देते हैं। इसका मतलब ये था कि हम स्वादिशी और नेशनलिज्म को प्रमोट करने के बजाय ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। अब 1995 में ये चीज बाद में जाकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गई और 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया की सुपर पावर्स बन गई। अब ये वो टाइम था कि जब यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर शुरू हो गई। ये जंग कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान थी। इसे एक आइडियोलॉजिकल वार कहा जाता है, लेकिन इन ममालिक ने एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ने के बजाय एक प्रॉक्सी वार शुरू कर दी, यानी अपनी सरजमीन के बजाय दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ना शुरू कर दिया। अब जिन जिन मुल्कों में यूएसए को लगा कि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलने लग गई है तो इन मुल्कों में जाके यूएसए वहां की गवर्नमेंट गिरा देता था। और ये काम यूएसए कभी अपोजिशन पार्टीज और कभी टेररिस्ट ग्रुप्स की फंडिंग करके सर अंजाम देता था, या फिर कभी कभार डायरेक्टली असैसिनेट करके भी जो है तो हुकूमत को गिरा देता था। अब 1964 में बोलिवियन कूप में चे गुएवारा को CIA ने एग्जीक्यूट कर लिया।
اور آپریشن سائیکلون میں افغانستان میں جا کر طالبان ملیٹنٹس کی فنڈنگ کی تاکہ سوویت یونین کا انفلوئنس روکا جا سکے، اور اسی وجہ سے بھی یہاں ٹیررسٹ گروپس کا آغاز ہوا، اور اس کی مزید کہانیاں برازیل، چلی، اس کے علاوہ ارجنٹینا، ایران، کانگو، ڈومینیکن ریپبلک اور کئی سارے اور کنٹریز کے بارے میں بھی سننے کو ملی۔ اب اتنے سارے ملکوں کی پولیٹکس میں انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے بہت سارے ملک یو ایس اے پر ڈیپینڈ کرنے لگے تھے، اور اسی طرح امریکہ اور بھی زیادہ پاورفل بن گیا۔ اب اسی وجہ سے آج 70 سے زیادہ ممالک میں امریکہ کی 800 سے زائد ملٹری بیس ہیں، اور یہ سب اچیو کرنے کے لیے امریکہ کو کولڈ وار کے دوران اپنی ملٹری پر بہت سارا پیسہ خرچ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے امریکہ کی ملٹری پاور دنیا کی بیسٹ ملٹری پاور بن گئی۔ اب 1949 میں امریکہ نے سوویت انفلوئنس کو روکنے کے لیے یورپین کنٹریز کے ساتھ مل کر پھر ایک نیٹو الائنس بنائی، اور یہ نیٹو الائنس آج تک ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ ویسٹ یورپین کنٹریز کے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹو رہا ہے، اور زیادہ تر ویسٹ یورپین کنٹریز اس پر اتنے ٹائم تک ڈیپینڈنٹ رہے کیونکہ ان کی اپنی اکانومیز پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو چکی تھی، اور امریکہ کافی پاورفل بن چکا تھا۔